Okay, so let us start today's session with quickly revising what we have learned in the last session. तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में हमारा बेसिक्स जो भी था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बेसिक्स एंड वी वर डिस्कसिंग हाउ यू कैन ब्रिंग इन चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा. तो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस दिस विद सम एग्जांपल्स. तो सबसे पहला एग्जांपल था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, if someone of you sits on the fan rotating with revolving with constant speed, this is your motion. So when an object performs circular motion with constant speed, there is no change in speed, लेकिन direction of velocity is continuously changing, क्योंकि direction of velocity is tangent always. तो अगर आपको पता होगा सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट है मतलब इन दिस केस ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हर एक सेकंड में एक रेडियन या 2 रेडियन जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि लीनियर मोशन में आप कैसे डिफाइन करते हो, हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड. if the object covers equal distance in equal interval of time, you say that the object is moving with uniform speed, right? वो लीनियर स्पीड था. यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में इक्वल एंगल कवर कर रहा है, हो सकता है एक सेकंड में 10 डिग्री, अगले एक सेकंड में 10 डिग्री, अगले एक सेकंड में 10 डिग्री, सो फोर्थ. सो देन सच मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है और लीनियर स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, राइट? इफ द ऑब्जेक्ट गोज टू अ न्यू पोजीशन, ऑब्जेक्ट अगर नए पोजीशन पे आता है तो इन दिस केस स्पीड रिमेन्स द सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट? इफ इट गोज टू न्यू पोजीशन देन अगेन नए पोजीशन पे आया तो वापस से what is happening is direction is changing, but velocity is a vector quantity. speed change हो या direction change हो, change तो है, और अगर change है तो by definition acceleration होगा, क्योंकि acceleration is rate of change of velocity. यहाँ पे velocity का magnitude नहीं but direction change हो रहा था, and rate of change of velocity is defined as acceleration. और इन दिस केस एज यू नो, मैंने बताया था आपको, जब मैग्नीट्यूड नहीं बट डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. तो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हियर. इस पॉइंट पे होगा तो भी परपेंडिकुलर, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स सेंटर. इस एक्सेलरेशन को दो नाम है, एक है रेडियल एक्सेलरेशन क्योंकि इट इज along the radius, और centripetal because it is towards center. So centripetal का मतलब होता है towards center, correct? So whenever there is change in the direction only, not magnitude, then the acceleration is always perpendicular to velocity. ये था पहला केस, change in direction of velocity, okay, magnitude is same, acceleration is perpendicular to the velocity. दूसरा केस हमने देखा था वेयर डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग. फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्पीड्स. तो ये स्लो डाउन हो रहा है, कभी ये बेसिकली फास्ट हो रहा है, तो इट इज चेंजिंग स्पीड बट द डायरेक्शन इज द सेम. तो इन दिस केस जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. When only magnitude changes and not direction, then acceleration is in the direction of change of velocity. मतलब it is either parallel to velocity or anti-parallel to velocity. Parallel कब होगा? जब speed बढ़ता जाएगा.
2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second, 10 meter per second. So whenever only magnitude is changing, not direction, and if the object is speeding up, मतलब speed बढ़ता जा रहा है, तो acceleration का direction is in the direction of velocity, right? ये आपका मोशन है जब आप गाड़ी स्टार्ट करके कहीं जाने के लिए निकलते हो, ओके? देन इफ यू आर ब्रेकिंग डाउन, मतलब अगर स्पीड कम हो रहा है, तो उस केस में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी को अपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी रिवर्स आने लग गई है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन था, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव होना मतलब द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, इट इज ब्रेकिंग डाउन, मतलब ब्रेकिंग टूट नहीं रहा है, ब्रेकिंग, यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स टू इट। तो एक्सेलरेशन कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड नॉट डायरेक्शन। तो केस 2, change in magnitude of velocity, okay, direction is the same. In this case acceleration is parallel if the final speed is greater than the initial, or it is anti-parallel if the final speed is less than the initial, okay? अगर final speed initial से कम है मतलब you are deaccelerating, you are braking, slowing down. अब ऐसा भी हो सकता है, for example, let us take this example again. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is moving on the circle but with different speeds. So in this case what is happening? Both are changing, magnitude as well as direction. So in this case acceleration के दो components देखे हमने, एक है towards center और एक है along the tangent, मतलब in the direction of velocity. So in this case there are two components. So when there is change in both magnitude and direction of velocity, acceleration will have two components, one parallel or anti-parallel and other perpendicular to the velocity. तो यहां तक हमने कल देखा था. Then we started with graphical representation of motion. मैं ये पूरा यहां से हटा देता हूं और एक बार वापस हम देख लेते हैं कि किसी भी मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. How can you represent motion with the help of a graph? So let us say we have an object which is moving along straight line. At some instant of time t1, it is at position x1, right? इसको हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Let us draw a graph. हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं पोजीशन और टाइम का ग्राफ. ये टाइम है, ये पोजीशन है x, ओके? मान लो ये जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज a, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन इज लेट अस से a. तो एट टाइम t1 मतलब बेसिकली दिस. t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे है? x1, तो ये आ गया x1. तो एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट इज एट x1, इसी को हमने a पोजीशन बोला है. Then the object starts moving and object goes to a new position x2. So it is at new position x2 at time t2 और इसका position है b, right? तो नया position मान लो somewhere over here. Okay, so the new position of the object let us say is over here. Then this time corresponds to time t2 and the new position corresponds to position x2. तो ये आ गया x2. तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट का ग्राफ, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. देन मैंने आपको बताया था कि स्लोप कैसे फाइंड करते हो. अगर मेरे पास इन जनरल कोई भी ग्राफ होगा, मतलब मैं y एक्सिस पे जो चाहूं वो प्लॉट कर सकता हूं. आई एम प्लॉटिंग पोजीशन फॉर नाउ, और x एक्सिस पे इफ आई विश आई कैन प्लॉट एनीथिंग, बट फॉर नाउ आई एम प्लॉटिंग टाइम t. और अगर आपको मैंने कल बताया था, यू मस्ट रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दिस, ऐसा है, लेट अस टेक दिस लाइन, ओके? तो दिस पोजीशन इज x1, दिस इज y1, this position is x2 and this is y2. This angle over here is theta. And by definition slope of this graph, ये जो line है, straight line है,
इसका जो स्लोप है आप बोलते हो dy बाई dx या फिर m या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। बट अगर आप देखोगे ये टोटल डिस्टेंस है x2 और ये है x1, तो ये आ गया x2 माइनस x1। ये टोटल डिस्टेंस है y2, ये है y1, तो दिस मच इज y2 माइनस y1। ये y2 माइनस y1, तो ये भी y2 माइनस y1, करेक्ट। tan theta is defined as opposite side upon, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट यही तो स्लोप है, तो स्लोप इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा। मतलब आपको करना क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, दैट इज स्लोप। स्लोप ना थीटा, tan ऑफ थीटा इज स्लोप। उस स्ट्रेट लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया थीटा, उसका tan विल गिव यू स्लोप। नाउ इट इज इजी फॉर यू, क्योंकि अगर मैंने 30 डिग्री बोल दिया, tan 30 sin 30 by cos 30, sin 30 is half, cos 30 is root 3 by 2, 1 by root 3, done. Okay, if I tell you this is 45 degree, 1, क्योंकि tan 45 is 1, good। then इसका यूज हमें कैसे है, एज आई टोल्ड यू, हम अब मोशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेट अस यूज बेसिक्स ऑफ ग्राफ। तो एज आई जस्ट टोल्ड यू, ये पूरा यहां से यहां तक T2 और ये T1, तो ऑफ कोर्स दिस मच इज T2 माइनस T1, तो ये भी T2 माइनस T1। सिमिलरली ये इतना आएगा x2 माइनस x1, और अगर ये एंगल थीटा है तो बाय डेफिनेशन स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ xt graph is tan of theta, but this is nothing but opposite side upon adjacent side, correct। opposite side क्या था, x2 minus x1, और ये क्या है t2 minus t1, but change in position with respect to time is defined as velocity। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ओके। सो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, राइट। देयरफॉर slope of position time graph gives velocity of the object। तो अगर आपके पास ग्राफ पोजीशन और टाइम का है, आप सिर्फ उसका स्लोप निकाल लो और आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, करेक्ट, गुड। एंड दिस इज विच वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज, कौन सा होगा ये, एवरेज डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल। अगर टाइम मैंने सिर्फ 1 सेकेंड लिया तो इट इज इंस्टेंटेनियस, राइट। इफ आई टेक लाइक बिग टाइम स्पैन, 1 घंटा 1 hour, so it will give you average, good। then यहां पे खत्म नहीं होता है, यहां से स्टार्ट होता है। now the real physics of this chapter, as I told you, is interpretation of graph। कल आपने एक बताया ही था, मैं और एक बार कर लेता हूं। तो यू हैव पोजीशन, यू हैव दिस एज टाइम एक्सिस, टाइम एंड पोजीशन। पोजीशन को x बोलो, y बोलो, z बोलो, क्योंकि अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग y एक्सिस तो मैं यहाँ y लिखूंगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग z एक्सिस तो आई राइट z, इन जनरल आई राइट p। दिस इज नॉट मोमेंटम, दिस इज पोजीशन। कंफ्यूज मत करना है इसको, ये पोजीशन है, ओके। देन इफ यू हैव a graph like this, what do you understand from this? Object is at rest, क्योंकि straight line parallel to time axis, मैंने क्या बोला, एंगल कहां से मेजर करते हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। अगर ऐसी लाइन है जो टाइम एक्सिस को पैरेलल है तो एंगल कितना बना, 0 0। तो here you can say here theta is 0, theta is 0, मतलब slope which is equal to tan of theta will be equal to tan of 0 which is equal to 0, right। but पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी, और स्लोप क्या आया,
जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या आया, जीरो. देयरफॉर वेलोसिटी इज जीरो. वेलोसिटी जीरो मतलब, and hence what happens is, hence object is at rest. So object is at rest. What is the conclusion? Any line parallel to time axis means object is at rest. हाँ, लेकिन कौन से ग्राफ में, पोजिशन टाइम ग्राफ में. So any line from xt graph, मतलब from position time graph parallel to time axis means object is at rest. It is exactly your graph between 215 to, सिर्फ थोड़ा सा चेंज ऐसा होगा, 215 to 315. उसके पहले मुझे नहीं पता, उसके पहले हम देखेंगे. उसके पहले आप गाड़ी कैसे चला के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और नॉट, और यू आर एक्सीलरेटिंग, ये आगे के ग्राफ में समझेगा. बट दिस इज व्हाट यू हैव बिटवीन 215 एंड 315, तो ये पता होना चाहिए. गुड. देन next case of position time graph. Okay, so let us remove this and इसको थोड़ा बाजू में कर देते हैं. Now what do you understand by this? Not possible. Yes, but why not possible? Because time is the same, but the object is having different positions at the same time. टाइम चेंज हुआ क्या, नहीं, बट पोजीशन. यू सी, इसका मतलब आप अभी यहाँ पे भी हो और अभी आप घर पे भी हो सकता है फिजिकली यहाँ पे, मेंटली वहां पे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रेजेंस. So this graph means that at the same instant of time, object is having different positions, which is not practically possible, practically impossible case. But of course, you can say here, theta कितना है, 90. How much? Yes, 90 degree. It makes angle 90 with time axis. Theta is 90, which means slope, which is velocity, of course. So velocity, which is tan of theta, tan of 90 is infinity. You cannot have infinite speed. Maximum speed of anything that you can have is 3 into 10 power 8 meter per second. वो भी light का speed. Okay. बाकी इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो मैक्सिमम 2 into 10 power 7 तक जा सकता है वो, something like that. But normal object like a car cannot go to such high speed. So this means that the object has infinite speed, infinite velocity. Okay, this also means object has different positions at the same instant of time, okay, and of course this case is practically impossible. So this is practically impossible case. Okay, agla graph. Let us look at the next graph. So now थोड़ा सा adjustment कर लेते हैं. Good. So next graph, again time and again you have position. Okay, so this is time, this is
position. What do you understand by this? Someone said uniform. Uniform velocity, मतलब this is the case one of 4 types of velocity. Object covers equal distances in equal interval of time in the same direction. क्यों? क्योंकि एंगल क्या आया? थीटा, which is constant. एंगल चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो वैसे भी in any case अगर ऐसा नहीं समझ में आता है किसी को, मैं समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है. What if an object like me, I am moving in the x direction continuously, और मैं हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा हूं हर एक सेकंड में. तो जब टाइम 0 था तो मेरा पोजीशन भी 0 था. 1 सेकंड के बाद मेरा पोजीशन कहां पे होगा? अगले 1 सेकंड के बाद मेरा पोजीशन कहां पे होगा? 2 पे. अगले 1 सेकंड के बाद 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5, 6 and 6. Straight line, right? Uniform velocity. So this is the case of uniform velocity. तो ग्राफ से भी आप बता सकते हो कि yes, this is the case of uniform velocity. So a straight line, and जरूरी नहीं है कि origin से पास होगा. It is not required. हो सकता है कि पहले मैं x इक्वल टू 0 पे नहीं था, x इक्वल टू 1 पे था, उसके बाद मैं एक सेकंड के बाद हर एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं. तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. दिस ऑल्सो इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सिर्फ पार्टिकल इज स्टार्टिंग नॉट फ्रॉम ओरिजिन बट फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन, जो भी होगा 1 मीटर 2 मीटर व्हाटएवर इट इज. ओके, सो बाय द वे दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. बट इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? थीटा कांस्टेंट. हियर थीटा इज कांस्टेंट, which means v is equal to tan theta. स्लोप है ये, is also constant. ओके, क्योंकि किसी भी गिवन थीटा के लिए, कांस्टेंट थीटा के लिए tan की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है. व्हाट इज tan of 0? ऑलवेज 0. व्हाट इज tan of 45? ऑलवेज 1. तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो फिर भी एंगल 45, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो फिर भी एंगल 45 ही बन रहा है. तो थीटा कांस्टेंट और tan थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. ओके, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. देयरफॉर इट मींस द ऑब्जेक्ट is moving with constant velocity. Is moving with constant velocity. Right? अब अगला केस. थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें अब. All right, now the case is something like this. Now you have something like this. Non-uniform, yes. So the particle is covering unequal distances in equal interval of time. Okay, good, but it doesn't stop here. इसका और एक इंटरप्रिटेशन है. देखो मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ में क्या होता है. आप जो गाड़ी स्टार्ट करते हो, यू हैव टू गो समवेयर, तो आप एक्सेलरेट करते हो. मतलब पहले आपने हो सकता है 1 मिनट में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फिर अगले 1 मिनट में ज्यादा किया होगा, फिर ज्यादा किया होगा, फिर यू सी कि मुझे वहीं तो जाना था, तो यू अप्लाई ब्रेक एंड देन यू आर रिड्यूसिंग योर स्पीड. तो वो भी तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना. किसी के पास डिस्क ब्रेक होगा तो उधर ही जगह पे खड़ा हो गया. दैट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस. तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन इफ दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी और इफ दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी. तो कौन सा है ये? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. व्हाई इंक्रीजिंग? it is the curve is going upwards. Okay, but good, but I want more precise answer. इंक्रीजिंग है, सही है. क्यों इंक्रीजिंग है? वेलोसिटी क्या है? स्लोप ऑफ दिस कर्व, राइट? मतलब tan ऑफ थीटा. अगर मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ तो थीटा इज स्मॉल, मैं यहाँ मेजर करता हूँ तो थीटा इज बिगर, मैं यहाँ मेजर करता हूँ तो थीटा इज स्टिल बिगर. मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो tan की वैल्यू भी तो बढ़ती है ना. व्हाट इज tan 0? 0. व्हाट इज tan 30?
1/√3 मतलब ग्रेटर देन 0. What is tan 45? 1. tan 60 √3 मतलब 1.732. तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी tan की वैल्यू भी बढ़ेगी, tan की वैल्यू बढ़ेगी मतलब v भी बढ़ेगा. So this is the case of increasing velocity. So this is the case of increasing velocity because theta is increasing. तो थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप इंक्रीज होगा मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा. तो ये एक्सेलरेशन का केस है. तो इवन एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे किया था आपने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt. लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ से भी बता सकते हो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग. सो यू कैन इवन शो फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन. नॉर्मली आप डिफाइन क्या करते हो? आप बोलते हो वेलोसिटी इज dx by dt, एक्सेलरेशन इज dv by dt. मतलब d dt of dx by dt मतलब d2x by dt square. So acceleration is second derivative of displacement, right? Whereas velocity is first derivative of displacement. तो even acceleration जो velocity का derivative था उसको आप position time graph से भी बता सकते हो. So details हम और करेंगे. For the time being, let us keep it as easy as we can. जितना easy सकते रखते हैं. तो क्या बोलोगे आप? Here theta is not constant but increasing. Therefore, v is equal to tan theta is also increasing. थीटा इंक्रीज होगा तो tan थीटा इंक्रीज होगा मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा. Therefore, it is a case of increasing velocity. मतलब एक्सेलरेशन. इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन नहीं है. राइट, गुड. ऑल्सो व्हेन द कर्व ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ बेंड्स, कहां बेंड हुआ? टुवर्ड्स द. आपके पास ऐसा भी तो हो सकता था, ये जो दूसरा कर्व है वो कहां बेंड हुआ? टुवर्ड्स टाइम एक्सिस. और जो पहला कर्व है वो कहां बेंड हुआ? टुवर्ड्स position axis. It is bending towards position axis, right? Okay, so if the curve of position time graph bends towards position axis, it means the object is accelerating. If the curve of position time graph, ध्यान यहां पे होना चाहिए सबका. Everyone should only look here, not there, not there, not here. Here, yes. ऊपर में. So if the curve, किसका कर्व? पोजिशन टाइम ग्राफ का, bends towards position axis, it means it is a case of accelerating body. Okay, so आप बोल सकते हो, you can say here, if the, or directly, if position time curve, if position time xt curve bends towards position axis, it means, what does it mean? Body is accelerating. And because I have used position के लिए p, so I will put a p here. If pt curve. Okay, simple, good. Then, और अभी आप गेस कर सकते हो कि which will be the next case? Deacceleration. Yes, very good. Of course, it is a case of deacceleration. Next in the line, अगला कर्व है, ये टाइम एक्सिस है, and here you have position again. So this is position. And you will have something like this. थोड़ा मैं और इसको शार्प टर्न देता हूं, so it will be better to understand. Something like this. यहाँ पे एंगल मेजर करो तो ज्यादा है, ओके, और एंगल कैसे मेजर करते हो? इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे लिया तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो एंगल कम हो गया, यहाँ किया तो एंगल और भी कम हो गया. तो एंगल कम हो रहा है, यहाँ पे एंगल कम हो रहा है मतलब tan थीटा कम हो रहा है. tan थीटा
क्योंकि थीटा पहले ज्यादा था फिर कम हो गया. इफ थीटा इज रिड्यूसिंग which means tan theta is reducing, which means velocity is reducing, which means the object is deaccelerating. Hence the curve of position time graph, if it bends towards time axis, will mean that the object is deaccelerating. Simple. So बोल सकते हो here theta is not constant but decreasing. Okay, so therefore v is also decreasing. So v, which is tan theta, is also decreasing. Okay, therefore if position time curve bends towards time axis, it means object is slowing down, retarding, deaccelerating. तो इसको retardation बोलते हैं. नेगेटिव एक्सेलेरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, डीएक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन. अगर एक्सेलरेशन में माइनस साइन आ गया दैट मींस इट इज रिटार्डेशन. ओके, गुड. तो यहां तक तो आ गया. अब व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और क्या क्या हम सोच सकते हैं. लेट अस सी व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ, और हम लोग क्या क्या ले सकते हैं. मे बी जस्ट अ मिनट, शेयर स्क्रीन अगेन. Okay, done. So what else? Maybe ऐसा भी तो हो सकता है. You can have also like this. तो यहाँ पे theta is constant but greater than 90. What is value of tan for angle greater than 90? मतलब obtuse. What is tan of 120? Tan of 120 is tan of 90 plus 30. मतलब tan of 90 plus 30 कैसे निकालोगे? How do you find out? Okay, so I'll have to tell you basic trigonometric first. So tan of 120 is sin of 120 upon cos of 120. अगर डायरेक्ट नहीं पता तो डायरेक्ट पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं. दिस इज साइन ऑफ 90 plus 30 upon cos of 90 plus 30. Sin of 90 plus 30 is cos 30 and cos of 90 plus 30 is minus sin 30. Cos 30 is root 3 by 2. Okay, and sin 30 is 1 by 2. तो minus root 3 मतलब माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट. लेकिन यहां पे नेगेटिव तो आया बट इट डज नॉट मीन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना. क्योंकि tan थीटा की वैल्यू रूट 3 आई आपके पास, रूट 3, करेक्ट. कांस्टेंट वैल्यू है, एंगल कांस्टेंट है. अगर एंगल कांस्टेंट है तो आपने पहले ही बता दिया, अगर एंगल कांस्टेंट है मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव हो रहा है, तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब होगा? डायरेक्शन, समथिंग टू डू विद डायरेक्शन. व्हाट? मान लो, लेट अस अज्यूम कि आप अपने घर को ओरिजिन मानते हो. You consider your home to be origin. This is your home. Now at this point of time, you are not at home. You are at some positive value which is, let us say, class. Okay? ये पॉजिटिव, क्योंकि मैं ओरिजिन से मेजर कर रहा हूं तो मैं ऑलरेडी पॉजिटिव में डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं. क्लास छूटने के बाद कहां जाओगे? नेगेटिव की तरफ. मतलब नाउ you will be going back in the negative direction, right, with some velocity. So here tan greater than theta greater than 90 means
the object is moving with constant velocity but is moving towards the origin. Okay, so it is going in the negative direction, so it is going towards the origin. तो इसका ये मतलब होता है. So here theta is greater than 90. Okay, which means what it mean, क्या होगा इसका मतलब, which means velocity is constant, which means v is equal to tan of theta is constant but negative. This implies object is going back or going towards the point of origin, towards the origin is going towards the origin in negative direction. Of course it is in negative direction, क्योंकि पॉजिटिव भी है तो वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा हम. तो दिस इज व्हाट इट मींस. मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो इट वाज एट सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, अभी वो वापस आएगा, मतलब वापस आएगा तो नेगेटिव में आएगा. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है. और वैसे ग्राफ से भी तो समझ में आता ही है ना. डोंट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्राफ? सिंपल. मान लो ये 10 मीटर है, 5 मीटर है, 8 मीटर है, जो भी आपको लेना है वो लो. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यू सी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, लेकिन इन द नेगेटिव. मतलब देखो एट दिस पर्टिकुलर टाइम पोजीशन इज 0. करेक्ट. पहले पोजीशन था मान लो 5 मीटर, फिर हुआ यहाँ पे 4 मीटर, फिर यहाँ पे हुआ 3 मीटर, फिर यहाँ पे हुआ 2 मीटर, और फाइनली एट सम टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन. ओके, तो ये इसका मतलब हो सकता है. तो यू हैव टू ऑलवेज टेक इट लाइक दिस, राइट. तो ऐसा समझ के चलना. देन एंड इसके बाद व्हाट एल्स वी कैन हैव, तो ये तो हो गया. और 3. ओके, तो व्हाट एल्स. अब ये टाइम यहाँ पे आ गया पोजीशन. तो व्हाट एल्स कैन यू हैव इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा मतलब इनिशियली इट वाज गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिन, है ना. फिर वापस से अभी मैं घर से निकला, फिर याद आया अरे मुझे तो क्लास पे जाना है और मैं बुक लाना ही भूल गया. वापस गए, फिर वापस निकले. तो from at some position you remember I have to go back. You went back with constant velocity, जो भी लेना था वो लिया, and going back again towards positive axis. So this means initially the object is going towards origin with constant speed, क्योंकि एंगल कांस्टेंट है, with constant velocity is going towards origin with constant velocity, and then going away from origin with constant velocity. तो पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ओरिजिन की तरफ आया, फिर वापस गया विद कांस्टेंट वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि ये एंगल θ1 कांस्टेंट और ये एंगल θ2 भी कांस्टेंट. अगर ऐसा आया और ऐसा गया होता तो इट वाज कमिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बट गोइंग विद एक्सेलरेशन. ओके, तो दिस आल्सो यू कैन हैव. देन व्हाट एल्स यू कैन हैव, व्हाट एल्स हमें और क्या मिल सकता है. लेट अस टेक दिस केस. ये है टाइम, ऑफ कोर्स ये है पोजीशन.
let us take something like this. What can you say from this graph? Not possible. Why? Exactly. क्योंकि आपने अगर कोई भी एक टाइम ले लिया, मान लो यहाँ पे एक टाइम ले लिया, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए. इफ यू टेक एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो दो पोजीशन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. So this means the object is at two different positions at a given instant of time. नहीं हो सकता. So practically impossible. So this is practically impossible. Practically impossible. So it means the object is at two different positions at the same instant of time. At the same instant of time. Okay, तो good. एक हाथ रह गया होगा तो मैं वो नोट्स में अपलोड कर दूंगा. दिस इज वी हैव डिस्कस सो मेनी केसेस. हो सकता है कोई एक दूसरा कोई केस रह गया होगा, तो आई विल बी जस्ट पुटिंग दैट केस इन नोट्स. ओके, सो now I'll give you time to note this thing down. All right, so we are going to stop here for today.